ट्रंप प्रशासन कई देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी में है। इसके लिए ट्रंप ने 21 मार्च की समय सीमा तय कर दी है और बड़ी बात यह है कि इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल है, जो आतंकिस्तान के नाम से बदनाम है। अब पाकिस्तान के लोगों को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हाल में तब तनाव गहराया जब तुर्कमेनिस्तान में तैनात पाकिस्तानी राजदूत के एहसान वागन को इस हफ्ते अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई और लॉस एंजलिस से निर्वासित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक देशों के नाम को 3 लिस्ट में बांटा गया है। पहली रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और तीसरी होगी येलो लिस्ट। अब आखिरकार सवाल ये उठता है कि इन सब के पीछे ट्रंप की मंशा क्या है, वो आखिरकार ये सब करके हासिल क्या करना चाहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी तैयार हो गया है। तो आइए रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जो कि विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, और साथ ही पत्रकार भी पाकिस्तान से जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ संजीव जी और कर्नल शिवदान जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रंप बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, अब वीज़ा को लेकर ये फैसला दे दिया गया है, तो कर्नल शिवदान, आपसे सर मैं ये समझना चाहूँगी इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर ट्रंप किस तरह की राजनीति करते हुए अपने देश में दिख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन से पहले ही ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि अवैध घुसपैठी है अब अमेरिका में, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और उसने इलेक्शन में जीतते ही उन्होंने उनको वापस भेजना शुरू कर दिया है, जो अवैध घुसपैठी है अमेरिका में। और खासकर जिन देशों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या उन देशों के अंदर आतंकवाद की गतिविधियां चल रही हैं, उन देशों पर ट्रंप ज्यादा सख्ती से एक्शन कर रहे हैं। और अभी से ट्रेवल बैन जो लगा है उसी के अंतर्गत लगाया गया है, जिससे कि सस्पिशियस जो संदेहात्मक व्यक्ति है वो अमेरिका में नहीं घुस सके। तो इसका ये अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में कदम है ट्रंप का, और ये हर देश के शासकों को करना चाहिए, जिससे संदेहात्मक पर्सन हमारे कंट्री में घुस ना सके। जी ठीक है। तो संजीव जी, कैसे समझे हम, क्योंकि ट्रंप का जो ये फैसला है वो किस तरह से सही माना जाएगा और इसका दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए गीतू जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो वर्तमान समय में 41 देशों के संदर्भ में जो फैसला करने की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसे अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स अवश्य हैं कि इसके ऊपर ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही क्लोज कंसिडरेशन कर रहा है। और ये जो फैसला है जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में ले सकते हैं। यदि आपके दर्शकों को गीतू जी याद होगा, पिछले अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने 7 इस्लामिक देशों पर ट्रेवल बैन लगाया था। और उस समय उनका जो लक्ष्य ये था कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बचाने के लिए और इस तरीके के आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से ये ट्रेवल बैन लगाया गया था। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें 41 देशों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई अमेरिका कर सकता है, जिसमें कि एक इस्लामिक राष्ट्र भी है और गैर इस्लामिक राष्ट्र भी है, रशिया भी उसमें शामिल है, और जाहिर है कि अन्य जो भूटान और अनेक ऐसे देश हैं जो कि शामिल हैं। तो ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रुख है वो उनके एंटी जो इमिग्रेशन के ऊपर जो उनका सख्त रवैया है उसको दर्शाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने की बातें करते हैं, और ऐसे में जाहिर है कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को और अपने नेशनल जो इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अनेक कंसिडरेशंस के आधार पर 3 लिस्ट के माध्यम से वो एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि कई कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में इसे बांटा गया है। तो अब ये देखना है कि ये अंतिम निर्णय क्या होता है। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना दिखाई देती है कि डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यकाल के दौरान भी और भी बड़ी कार्रवाई करते हुए अनेक देशों पर ये ट्रेवल बैन लगाने जा रहे हैं। और ये अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को और अपने जो नेशनल जो राष्ट्रीय हितों के जो कंसिडरेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ग्लोबल जो कंसिडरेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो स्टेप ये अमेरिका ले सकता है। जी,
बिल्कुल। और ये एक बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। यहाँ पर सर आपसे भी समझेंगे शिवदान सर, क्योंकि अगर ठीक है अपने देश की सुरक्षा प्रायोरिटी होती है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव अगर बाकी देशों की हम बात करते हैं किस तरह से पड़ेगा? क्या जो संबंध है अमेरिका के साथ दूसरे देशों के, उन पर कोई बड़ा असर पड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, सर्टेनली जिस भी कंट्री पर ट्रेवल बैन लगेगा उसका तात्पर्य ये है कि अमेरिका की नजर में वो कंट्री संदेह की सूची में है। उसके ऊपर संदेह कर रहा है अमेरिका कि उसमें आतंकवाद पनप रहा है, देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और उसमें स्मगलिंग भी होती है उस कंट्री से, तरह तरह के इलीगल काम होते हैं। इस प्रकार से उस देश की रेपुटेशन इंटरनेशनल फोरम पर अफेक्ट होगी इस कदम से अमेरिका के से। इससे ये सिद्ध होगा कि ये कंट्री जो जिन कंट्रीज ने उनको समझा नहीं है प्रॉपर्ली, उनको भी एक लेसन मिलेगा कि ये अमेरिका ने इसको बैन किया तो उसका मतलब उसके पीछे कोई राज होगा। राज यही होगा कि इसके लोग संदेहात्मक हैं, उन पर शक किया जाता है, उनके अंदर देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, वो स्मगलिंग करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार से पूरा देश की रेपुटेशन खराब होती है। इससे उनके व्यापारिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा और उनकी आयात निर्यात दोनों पर असर पड़ेगा इससे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर संजीव जी, जो बड़ी बात ये है 7 मुस्लिम देशों पर पहले भी ट्रैवल बैन लग चुका है और इसमें इस बार पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है, यानी सख्ती पूरी तरह से ट्रंप की तरफ से दिख रही है और खासतौर से आतंकवाद को यहाँ पर प्रमोट ना करना, एक मैसेज भी यहाँ से जा रहा है। और कुल मिलाकर ये सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन अगर हम भारत पर इसके असर की बात करते हैं तो भारत के लिए किस तरह से देखा जाए ये फैसला? देखिए, भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं होने जा रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और भारत जाहिर है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत स्वयं एक ऐसा राष्ट्र है जो कि आतंकवाद और अतिवाद और रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो और अनेक तरीके की ऐसी जो गतिविधियां जो कि पूरी मानवता के लिए खतरा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर चुका है। तो भारत के ऊपर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा होगा कि कुछ ऐसे जो राष्ट्र हैं, पाकिस्तान जैसे जो राष्ट्र हैं और अनेक ऐसे जो संदेह की दृष्टि से देखे जाने वाले राष्ट्र हैं, उनके द्वारा जो अनेक आतंकवादी और अतिवादी गतिविधियां की जाती हैं, उसके ऊपर इससे लगाम अवश्य लगेगी। तो ये जहां तक मैं आतंकवाद और अतिवाद का संदर्भ है, मैं उस संदर्भ में ये फैसला बिल्कुल उचित मानता हूं। और अभी आप देखिए तो भारत में वांछित अनेक ऐसे जो आतंकी हैं वो विदेशों में जाकर के शरण लिए हुए हैं और न सिर्फ शरण लिए हुए हैं बल्कि वहां से अनेक भारत विरोधी गतिविधियां कंडक्ट करते हैं। कनाडा को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को हमने बार बार इस बात को कहा है कि आप एंटी इंडिया एक्टिविटीज पर लगाम लगाइए। इस तरीके की जो भी अतिवादी और रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको वहां से बाहर कीजिए आप। तो इस बात की आशा की जानी चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर सख्त रुख है, उससे भारत को भी इस तरीके के विषयों को डील करने में आसानी होगी। अभी आप देखिए तो तहावुर हसन राणा जो कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक का एक मास्टरमाइंड रहा है, उसको राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत प्रत्यर्पित करने की उन्होंने पूरी अपनी संस्कृति दे दी। और ये और अमेरिका इसी तरीके का जो कोलैबोरेशन है वो भारत अमेरिका से भी और भी गहरे तरीके से एक्सपेक्ट करेगा, जो अन्य जो वांछित आतंकी हैं। और कनाडा में अब नई सरकार बन गई है, कनाडा में प्राइम मिनिस्टर कार्नी के आ जाने के बाद भारत ये अपेक्षा करेगा कि वहां से भी वहां के जो वांछित जो अतिवादी और तथाकथित जो खालिस्तान समर्थक जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि एक फेक आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों को कनाडा भी उसके ऊपर एक्शन लेगा और उन्हें भारत भेजा जाएगा। तो ये गीतू जी एक अच्छा निर्णय है मैं कहूंगा, और ये भारत के लिए सकारात्मक संकेत देता है। और भारत जो कि आतंकवाद और अतिवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है, अमेरिका भी इसी नीति पर चलता है। तो ऐसे में आशा की जानी चाहिए कि इससे जो भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है वो और अधिक बढ़ेगा। भारत ये अवश्य अपेक्षा करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के ऊपर और सख्त रुख अपनाएंगे। और मेरा तो ये स्पष्ट रूप से मानना है कि अभी आप देखिए तो उन्होंने सोमालिया में ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की थी और उसी तरीके से जो अन्य जहां कहीं भी टेरर कैंप्स चल रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं,
और ऐसे ठिकानों पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कार्रवाइयां करनी चाहिए और एक्शन लेने चाहिए। और आतंकवाद और अतिवाद का जो ये का चैलेंज है, ये पूरी मानवता के समक्ष चैलेंज है, और खासकर जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं भारत और अमेरिका जी जैसे, उनके लिए तो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, उसके खिलाफ। और ये लड़ाई मेरे ख्याल से तेज होगी, और अमेरिका और भारत का जो सहयोग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग के संबंधित जो सहयोग है, और जाहिर है कि ये इसके मैं गहरे होने की संभावना देखता हूं। तो भारत के संदर्भ में मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय होगा यदि ट्रंप प्रशासन इस तरीके के निर्णय आने वाले दिनों में लेता है। बिल्कुल। और खासतौर से अगर यहाँ पर कर्नल शिवदान सर, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की अगर नो एंट्री हो जाती है अमेरिका में, और ऐसा नहीं, अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं आतंकवाद का दंश झेला है जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक किया गया था, तो कुल मिलाकर अब ये समय आ गया है कि अब आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाए। अगर हम पाकिस्तान को लेकर चर्चा करें यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो पाकिस्तान और भारत में टेरर फंडिंग हमेशा करता रहा है, आतंकवाद फैलाता रहा है, तो उसके लिए तो मुंहतोड़ जवाब है अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल। देखिए, बहुत से आतंकवादी, पाकिस्तान की आईएसआई के ट्रेन आतंकवादी अमेरिका से आतंकवादी गतिविधियों को भारत में कंट्रोल करते थे। यहाँ आतंकवादियों के लिए तरह तरह के माध्यमों से फंड भेजते थे, और उन्होंने वेरियस जो आपके संचार के माध्यम है, जैसे व्हाट्सएप के द्वारा या और संचार के माध्यम उनके द्वारा इन आतंकवादियों को अपना उनके निर्देश देते थे। इस प्रकार से इस तरह के लोगों की यदि अमेरिका में एंट्री बैन हो जाती है, तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर जो काम करते थे वो भारत के विरुद्ध नहीं होगा। और अब भारत जो है और भी स्ट्रांगली पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर चिता सकता है कि आपका इसी वजह से अमेरिका ने आपको बैन किया है, इसलिए आतंकवाद पर आप कुछ सोचिए। और पाकिस्तान को खुद भी एक लेसन मिला इस बात से कि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह उसकी बेइज्जती हुई है और किस प्रकार उसको संदेह की सूची में डाला गया है। तो एक देश के लिए हेल्दी नहीं होता है ये, उससे उसके व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है, और उसके जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता पर असर पड़ता है कि वो बिल्कुल। और सबसे बड़ा तो शिवदान सर ये होता है कि उस देश की छवि पर बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आपको बैन अगर कर दिया गया है, नो एंट्री आपकी कर दी गई है, तो आप देखिए कि कुछ ना कुछ कमी खामी जरूर रही है जिसके चलते आप पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जमीर अली दहतो जी जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। जमीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर ट्रंप एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, अब कुछ देशों पर बैन लगा दिया गया, नो एंट्री कर दी गई है, यानी कि अब किसी भी तरह से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे जो देश है अमेरिका की तरफ, और इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। और वजह है क्योंकि लगातार जो आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही है पाकिस्तान की तरफ से, शायद उसे देखते हुए ये फैसला किया गया है। जमीर जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखें, बुनियादी तौर पे जब ट्रंप गवर्नमेंट में आ रहे थे तो उससे पहले उनकी पॉलिसीज वाज़ेह थी कि वो बहुत सारे मामलात पे स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे, और उसके हवाले से इस बात का भी इम्कान था कि वो पाबंदियां लगाएंगे, इस तरह की सफरी पाबंदियां। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से दहशतगर्दी का खुद विक्टिम है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह अभी आप देखें कि बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर ली गई, उसके अलावा रोज़ की बुनियाद पर हम देखते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले होते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, जबकि आम मासूम लोगों को टारगेट किया जाता है, मसाजिद में बम हमले होते हैं, इसके अलावा मार्केटों में बम हमले होते हैं। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है अमेरिका की जानिब से, तो ग्रे लिस्ट के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सफारती तौर पे ये नाकामी है, और पाकिस्तान इस हवाले से अमेरिका से ज़रूर बात करेगा और ग्रे लिस्ट से तो पाकिस्तान हट जाएगा। लेकिन जो टेररिज्म के हवाले से दुनिया भर में एक संगठन था जो कि इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे बड़ा वो था, और अब वो नेशनलिस्ट टेररिज्म के नाम पर चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसमें जितने भी कोई हालात हैं वो कोई अच्छे नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो खुद अब दहशतगर्दी का एक जमीर जी, वो इसलिए हो रहा है ना कि एलिगेशंस तो आपको अब लग रहे हैं, लेकिन जो इसका आतंकवाद फैलाने वाला अगर कोई देश है वो पाकिस्तान ही शुरुआत करता है। भारत में कितनी घटनाएं ऐसी हुई है जो कि पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित की गई थी, कितने ज्यादा जो आतंकवादी वो पाकिस्तान की तरफ से भारत में भेजे गए हैं। तो अब अगर पाकिस्तान भी उसे झेल रहा है तो ये बीज तो उसी ने बोया है जिसका फल वो अब ले रहा है। देखें, आपकी जानिब से यकीनी तौर पे एलिगेशन से लगते रहे, और इस
एलिगेशंस कहाँ लग रहे हैं सर? इनके तो पूरे सबूत है। शिवदान सर भी हमारे से जुड़े, वो बताएंगे। कर्नल शिवदान जी, क्या भारत सिर्फ एलिगेशन लगाता है पाकिस्तान पर? पूरे सबूत है भारत के पास कि वहां से टेरर आता है भारत में, वहां से आतंकी आते हैं। जब भी सीमाओं पर आतंक से जब मुकाबला होता है तो भारत पाकिस्तान के बीच में होता है, और जब वो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनके पास से गोला बारूद या उनके कागज या उनका जो भी पहचान का वो है सब पाकिस्तान का निकलता है। तो इस प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का बिल्कुल सहयोग नहीं है। और आपको याद होगा कि मुंबई हमारा अटैक जो 26/11 का जो अटैक हुआ है उसका पूरा ओरिजिन पाकिस्तान से जुड़कर देखा गया है। किस प्रकार से कराची से वो बोट के द्वारा बॉम्बे पहुंचते हैं, किस प्रकार से भारत में एंट्री करते हैं, और किस प्रकार से हमने उस जिंदा आतंकी को पकड़ के जिसको फांसी लगाई थी उसको भी हमने पूरे विश्व के सामने प्रोड्यूस किया था। अब तैयबुर राना भी, वो जो अमेरिका से उनको रिपोर्ट किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान के साथ संबंध है उनके। तो इस तरह से आप कह नहीं सकते कि पाकिस्तान का आतंकवाद से क्या संबंध है और भारत को किस तरह अफेक्ट करता है। तो जितने भी मैंने सीमाओं पर एनकाउंटर देखे हैं सब में पाकिस्तानी एलिमेंट्स नजर आते हैं, और पाकिस्तानी जवान, पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक क्यों डिफेंड करते हैं उनको, क्यों उनको फायरिंग करके उनको अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं? इसका जवाब है कोई आपके पास? जब भी आतंकवादी भारत में घुसते हैं उससे पहले पाकिस्तानी सेना उस क्षेत्र में फायरिंग करके वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करती है, और हमारी सेनाओं को उस फायरिंग में एंगेज करने की कोशिश करती है जिसके बैकग्राउंड में, जिसकी आड़ में आतंकवादी भारत में घुस सके। इसका कोई जवाब यदि आपका है बता दीजिए, बाकी अदरवाइज हम तो यही कहेंगे। जमीर जी हमारे साथ अब नहीं है, वो मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहे होंगे जमीर जी, क्योंकि ये सवाल उन्हीं के लिए था और वो ही अब निकल गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल से बचना वो चाहते हैं, जवाब देना चाहते नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हमेशा कहते रहते हैं कि भारत एलिगेशन लगाता है, लेकिन एलिगेशन के पीछे वजह क्या है वो शायद जैसी सामने आती है तो ये निकल लेते हैं। इनको पता नहीं रहता कि जवाब क्या देते हुए बनेगा इनसे, इसलिए पहले ये सोचते हैं कि हट जाए वहाँ से। संजीव जी, बहुत बड़ी क्या कहते हैं खबर है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम देखें पाकिस्तान अपने आप को बहुत ज़्यादा पाक समझता है, उसे लगता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जबकि आतंकवाद वहीं से फंडेड हुआ है। आतंकवाद का जो सरगना है एक तरह से पाकिस्तान को ही माना जाए। जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान वैसे तो नाम इसका पाकिस्तान है, लेकिन सारे जो पाप हैं जिसको मैं कहूँगा सिंस पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किए हैं। और ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद का एपी सेंटर है, आतंकवाद का केंद्र है। विश्व का जो सबसे बड़ा जो आतंकी है वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पाया गया था। तो ये अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को सोचना होगा, और जमीर जी उसमें जुड़ गए हैं। उन्होंने जैसे कि अभी इस बात को एडमिट किया कि पाकिस्तान को सोचना होगा कि जमीर जी से रिएक्शन ले लेती हूं मैं। जमीर सर, ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, को पाकिस्तान को सोचना होगा। ठीक है जमीर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जो कसाब था ये क्या पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखता था? ये अफगानिस्तान से था? देखिए अजमल कसाब के हवाले से जो हिंदुस्तान की जानिब से बात की जाती है, तो ये पहले होता रहा है कि भारत में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए थे जिसका एलिगेशन पाकिस्तान पे था, और पाकिस्तान में कई ऐसे वाक़यात हुए थे जिसका पाकिस्तान एलिगेशन लगाता था भारत पे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि अब इन सारी चीज़ों को दोबारा से सोचा जाए और इसका दोबारा से एक तरह से असर नहीं सिर्फ एलिगेशन है जमीर सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ एलिगेशन है क्या? ये लोग जो आते हैं आतंकी और बताते हैं हम पाकिस्तान से आए हैं, उनकी आईडी वहाँ की मिलती है, उनका रहन सहन वहाँ का मिलता है, तो क्या वो खुद जब ये बोलते हैं हम पाकिस्तानी हैं तो क्यों ना माना जाए उस बात को? आप कहते हैं एलिगेशन लग रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त आपको क्या लगता है कि तो नहीं, आप बता दीजिए वो क्या चीन से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं, ये बताइए समीर सर। वो लोग जो आते हैं आतंकी वो चीन से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, या फिर बांग्लादेश से आ रहे हैं? देखिए अजमल कसाब के हवाले से ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान से था, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है, उसमें जिन्होंने ट्रेन हाईजैक की, जिन्होंने तकरीबन 30-35 लोगों को शहीद कर दिया, तो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से। तो ये दहशतगर्दों का ना तो कोई दीन मजहब होता है, ना ही उनका कोई नेशन होती है। देखिए पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान से लड़ता हुआ दिख रहा है, भारत से उसका क्या मतलब है बताइए?
बलूचिस्तान की तो समस्या यही है ना कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ना तो वहां काम किया जाता है, वहां पर सीपैक बना दिया गया है, यानी उनकी तो सुनी ही नहीं जाती, उनकी समस्याएं तो कुछ दूसरी ही है। देखिए, बलूचिस्तान में नेशनलिज्म के नाम पे जो हो रहा है ये सारी की सारी टेररिज्म है, क्योंकि बलूचिस्तान के वो लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि जो नाराज बलोच है, मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी के वाकयात है इसमें वो नाराज बलोच नहीं है, इसमें पूरे के पूरे जो ग्रोह शामिल हैं वो सारे के सारे कमर्शियल टेररिज्म करते हैं और पैसे लेकर लोगों को मारते हैं। ये पूरी जो आलमी साजिश होती है उसका हिस्सा बनने वाले सारे के सारे ग्रोह हैं। बलूचिस्तान के लिए पाकिस्तान तो कुछ करता भी नहीं है, उनकी तो सुनी भी नहीं जाती है। सीपैक का रास्ता और दे दिया, वहां से जाता है, तो वहां के लोग जो रह रहे हैं उन्हें तो चाहिए कि हाँ हमें भी रहने के लिए एक अच्छा जीवन चाहिए, ना खाना है, ना पानी है, ना कुछ और सुविधाएं उन्हें मिल रही है, तो क्या करेंगे वो लोग? देखिए, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के का इशू है, ये बिल्कुल है। पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान को उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से, लेकिन इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे लोग हैं इसमें वो बलोच नहीं है जिनके हुकूक का इशू है, ये सारे के सारे दहशतगर्द हैं। आप तो कहां से आ रहे हैं ये भी तो समझना जरूरी है ना शिवदान सर, कहां से आ रहे हैं सारे आतंकी? क्योंकि जमीर सर तो कह रहे हैं कि बलूची हो सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पाकिस्तानी सेना जब भी आतंकवादी भारत में प्रवेश करते हैं, जम्मू कश्मीर की सीमा में करते थे, तो उनको सपोर्ट पाकिस्तानी सेना क्यों करती थी? उससे उनके घुसने से पहले फायरिंग शुरू कर देती पाकिस्तानी सेना, जिससे भारतीय सैनिक उसमें एंगेज हो जाएं और चौकसी में कमी करें। तो इसमें सरेआम पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, वहां की सेना का हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। और ये जो बलूचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, क्या बलूचिस्तान की समस्या आज खड़ी हुई है? आप बताइए। बोले आपने 2006 में वहां के एक बड़ी फेमस नेता नवाब बुख्ती को मारा था जाकर के वहां पर, और उस प्रकार से उसके साथ 18 लोग और मारे गए थे। और बलूचिस्तान में कॉमन है कि या तो आदमी गायब हो जाता है या उसको मार दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने बलूचिस्तान में काफी जातियां की जिसके विरोध में पूरा बलूचिस्तान आपके सामने खड़ा हुआ है। इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, किसी ने आपको इंफॉर्मेशन दी? यदि पूरा बलूचिस्तान आपके साथ, जिसको आप बोल रहे बलूचिस्तान आतंकवादियों के साथ नहीं है, पूरा बलूचिस्तान के साथ है, इसलिए उन्होंने सब पूरे बलूचिस्तान के लोगों ने उनको सपोर्ट किया। और आपको तो ट्रंप ने 41 देशों पे बैन लगाया, लेकिन पाकिस्तान पर अगर बैन लगाया तो उसकी वजह सिर्फ वहां का आतंकिस्तान है, किस तरह से वहां पर जो टेररिज्म है वो फैल रहा है, और ये बड़ी वजह है जिस पर अब काम करना होगा, नहीं तो